नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 64th बीपीएससी का, राइट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट स्टडी मटीरियल और साथ ही कंप्लीट जो स्टडी मटीरियल है सब कुछ ही अवेलेबल है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है ये अपनी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में कहता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और इस घोषणा को लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए, जितनी भी हमारी वर्ड लिमिट होगी उस हिसाब से हम इसको बहुत ही एक बड़े आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप इंक्लूड करके फिर उन्हीं को एक्सप्लेन करके अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं। आप आंसर पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ में, ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे पॉइंट में पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहती है। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनको पॉइंट्स में लिखने का प्रयास किया है ताकि आप उन चीज़ों को, पॉइंट्स को लर्न कर सकें। तो पहले अगर हम कोई भी आंसर स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका बीच का पार्ट लिखते हैं और एंड में हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें हम बताएंगे प्रस्तावना क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना की ही बात हो रही है तो थोड़ा सा हम प्रस्तावना से रिलेटेड बता सकते हैं। प्रस्तावना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह का परिचय होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, और ये जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं उनके बारे में भी इससे पता चलता है, राइट। फिर हम बताते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है, अधिनियम, इससे संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। आपको पता है इससे पहले ये दोनों ही शब्द जो हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है इन चीज़ों को लागू करने के। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि संविधान में कब इसको जोड़ा गया। उसके बाद जो लोकतांत्रिक प्रावधान है इनको सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि संविधान के द्वारा जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? लोगों के पास। और लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र। और संविधान में क्या कहा गया है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो हमारे सिटीजन्स के पास है। फिर हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये भी लोगों को अपनी शक्तियों का उपयोग करने में मदद करती है। तो एक तरह से ये भी हमारे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको बताते हैं। और राज्य का जो मुखिया होता है ये भी एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, उसको हम इलेक्ट करते हैं। तो ये सरकार का गणतंत्रात्मक रूप जो है उसको स्थापित करती है। तो इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कौन से आर्टिकल में है इसको जरा कॉमेंट करके बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बेसिक आर्टिकल्स तो हमको पता ही होने चाहिए, तो इसको कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं इन आर्टिकल्स के माध्यम से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, और जो डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविजन है, ये सारे माध्यम से हम बताते हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बात करनी थी केवल इस घोषणा को लागू करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं। इसमें कोई हमारा ऐसा कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारे जब पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कुछ हमको वे फॉरवर्ड या ऐसा कुछ नहीं देना होता है। तो बस प्रियम्बल से ही इंट्रोडक्शन कर और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर हम अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से एक प्रॉपर छोटा सा कंक्लूजन भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे कंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल 2 लाइन से कंक्लूड किया भी जा सकता है। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहा गया है कि भारत में, विशेषकर बिहार में, राज्य की राजनीति में राज्यपाल की जो भूमिका है ये गंभीर रूप से इसकी जांच करे। क्या वह मात्र कठपुतली है? इज ही अ मेयर पपेट? देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, जब ये एग्जाम में भी आया था तब भी। तो इसको देख लेते हैं कि गवर्नर की भूमिका के लिए कहा गया है। और गवर्नर कि आपको पता है क्या रोल होता है एक राज्य में। गवर्नर बेसिकली एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जैसे सेंटर में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में कौन होता है? गवर्नर।
गवर्नर क्या ऐसे कोई डायरेक्ट राइट्स नहीं होती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में गवर्नर एक मीडिएटर का काम करता है। आपको पता है कोई भी बिल जो पास होता है स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो चाहे गवर्नर तो वो प्रेसिडेंट की को दिखाने के लिए उसको रोक सकता है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली हैं। देखिए, राज्यपाल जो है ये राज्य का एक कार्यकारी प्रमुख यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है, राइट। उसके बाद बात की गई है अनुच्छेद 163 के तहत संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उस पर संविधान के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। इनके पास कोई डायरेक्ट पावर्स नहीं होती है, इनडायरेक्ट पावर्स होती हैं। इनके नाम पर राज्य का शासन चलता है। इसमें राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाना और उसको पुरस्कृत करना, देखिए यहाँ पर पुरस्कृत करना गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये होगा अवसान करना, ठीक है। बुलाना और उसको अवसान करना, और अध्यादेशों का प्रचार करने की जगह क्या हो जाएगा, घोषणा करना, ठीक है। तो ये घोषणा हो जाएगा, ऑर्डिनेंस की घोषणा करते हैं हमारे गवर्नर, ठीक है। और विधेयक जो है बिल्स उनको स्वीकृति देते हैं और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये सारे इनके कार्य होते हैं, ठीक है। कुछ कार्य हैं जिन्हें संभवतः राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से किया जाता है। तो वो कौन से कार्य हैं जिनको राज्यपाल अपने विवेक से करते हैं? उसमें यदि हम देखें कि जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, अगर उसमें कोई भी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगी उस पार्टी के मेंबर को वो बुला सकते हैं पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो जैसे जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, आप अगर उसको पैरेलली पढ़ें तो ऑलमोस्ट सारी पावर्स होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस में आ जाता है। जैसे प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो उनके पास क्षमादान की जो शक्ति है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, जबकि जो हमारे राज्यपाल हैं वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ऐसे हमें हमेशा पैरेलली पढ़ना चाहिए, एक तरफ गवर्नर और एक तरफ प्रेसिडेंट को। तो हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों कंपेयर कर लेंगे और इजीली वो हमें याद रह सकता है। देखिए 2017 में क्या हुआ था कि जो बिहार में गवर्नमेंट थी, नीतीश कुमार लेड जो जेडीयू गवर्नमेंट थी और उनकी आरजेडी के साथ अलायंस था, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया था नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने। और फिर देखा गया था कि जो आरजेडी ने क्लेम किया था वो उस समय पर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, राइट। तो जो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उनके क्लेम को उस समय के गवर्नर जो थे केशरीनाथ त्रिपाठी, बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय पर और आज भी है, तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। और इन्होंने आरजेडी जो उस समय की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और गवर्नर का काम होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इन्होंने इसके क्लेम को इग्नोर कर दिया था और नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो अलायंस कर लिया था उनको पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट कर लिया था। तो इन सारे इश्यूज़ के चलते ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है। लेकिन कोई भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी है उसको हम एक मेयर पपेट नहीं कह सकते हैं। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो भी गवर्नर का रोल होता है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो भी गवर्नर का रोल है कि वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, डुअल रोल होता है उनका, और एक एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक एजेंट के रूप में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट होते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट रूल की जब ज़रूरत होती है तो ये रिकमेंडेशन देते हैं। तो इनका पहले हमको रोल लिखना है, उसके बाद हमको इनकी थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स भी हम बता सकते हैं कि हाँ कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही काम करते हैं, राइट। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको, तो उन्हीं के कहने पर अक्सर ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम कंक्लूजन में ये नहीं लिखेंगे कि हाँ ये मेयर पपेट है, इसको हमें कभी ऐसे नहीं लिखना है। कंक्लूजन को थोड़ा घुमा कर लिखना है कि हाँ इनके पद में थोड़ी शॉर्टकमिंग्स ज़रूर हैं और देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इनको मेयर पपेट नहीं कहा जा सकता है और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमको घुमा के आंसर कंक्लूड करना है, कभी भी उसकी बात को मान नहीं लेनी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पद हम उसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं, राइट। तो बेसिकली थोड़ा सा रोल बताना है, थोड़े से एक दो शॉर्टकमिंग्स बताएंगे, उसके बाद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं और फिर हम उसको थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं एक वे फॉरवर्ड के साथ कि जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में हम उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2002 में एक रिकमेंडेशन आया था कि जो भी गवर्नर हो उनको पॉलिटिकल पार्टी से संबंध छोड़ देने चाहिए और उसके बाद उनका जो उसमें उनको ऐसी जगह बनाना चाहिए, ऐसी स्टेट का गवर्नर बनाना चाहिए जहाँ की पॉलिटिक्स से उनका रिलेशन ना हो। तो इन चीज़ों को अगर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हमें ये कमियां जो हैं उनको दूर करने में आसानी होगी,
राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है। विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हुआ? न्यायिक सक्रियता। इसका उपयोग न्यायिक शक्ति का उपयोग करता है जो सामान्य रूप से और बड़े पैमाने पर लोगों के लिए तथा समाज के लिए फायदेमंद है। तो पहले तो हमने न्यायिक सक्रियता की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, हमने बता दिया कि इसका ये क्या है, न्यायिक सक्रियता का उपयोग न्यायिक शक्ति का उपयोग करना होता है और ये सामान्य रूप से और जो बड़े पैमाने पर लोगों के लिए और समाज के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब इसकी कोई भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर होते हैं। क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली पूछा है तो हम उनको बताएंगे। पक्ष क्या क्या है, पक्ष में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? न्यायपालिका में जनता का इससे विश्वास बढ़ता है, नागरिक जो अधिकार है उनको कायम करने में सहायता मिलती है, न्यायिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी होती है, जांच और संतुलन रखने में न्यायपालिका की मदद करता है ये, और सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की भी जांच हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ विपक्ष में भी पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे? जो सरकार की कामकाज है उनको सीमित करता है, क्योंकि न्यायपालिका ओवर एक्टिव हो जाती है और वो जो सरकार का क्षेत्राधिकार है उसमें दखलंदाजी करने लगती है। शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन होता है। शक्तियों का जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि जो लेजिस्लेटिव है वो अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से हम देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के कार्य में दखलंदाजी करने लगती है। यदि जो निर्णय है वो स्वार्थ से प्रभावित होता है तो जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंच सकता है। तो कई बार ये ऐसा भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने पक्ष और विपक्ष देख लिए और हम उसके बाद कंक्लूड कैसे करेंगे कि एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो लेजिस्लेचर है हमारा और जो जुडिशरी है, साथ ही जो एग्जीक्यूटिव है, इनके बीच एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए और तीनों को अपने क्षेत्राधिकार में रहकर काम करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट्स और सुन लीजिए। विपक्ष में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसके अंतर्गत जो जजेस हैं वो तो अपना निर्णय दे देते हैं, वो तो अपना बता देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जो लेजिस्लेटिव में बैठते हैं और जो कानून बनाते हैं। ठीक है, वो हमारी तरफ अकाउंटेबल है, लेकिन जजेस नहीं है और ट्रांसपेरेंसी भी इससे कम होती है। राइट, इस तरह के कुछ और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। राइट, तो थोड़ा इनको और एक्सप्लेन कर देंगे तो पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कहा हमें बताना है कि जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं ये भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप कहा गया है उनको। तो पहले तो हम बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। कहा गया है कि एक राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होते हैं। वे लोकतंत्र में क्षेत्रीय मुद्दों का पालन करने में मदद करते हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी क्या होती है और उसका क्या बेसिकली काम होता है। अब क्या बहुत सारे राजनीतिक दल अभिशाप होते हैं, तो हम थोड़ी समस्या देख लेते हैं। क्या समस्या है कि जब बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं तो क्षेत्रवाद ये पैदा कर सकते हैं। एक रीजन से रिलेटेड उसी रीजन पर ये फोकस्ड होते हैं और इससे रीजनलिज्म की समस्या होती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। गठबंधन सरकार का गठन होता है, जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट। बहुत सारी अगर राजनीतिक पार्टीज होंगी, सब चुनाव लड़ेंगी, तो कुछ सीट्स किसी ने जीती, कुछ सीट्स किसी ने जीती, तो कोई भी एक मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी और 3-4 पार्टीज़ को मिलकर बनाना पड़ता है। और ये कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, कभी भी स्टेबल नहीं रह पाती है क्योंकि सबके अपने अपने हित होते हैं और कोई भी एक बड़ा निर्णय ये सरकार नहीं ले पाती है, क्योंकि सब कहते हैं कि हम अपना जो हमने सपोर्ट दिया है वो खींच लेंगे। इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है और जो पार्टियों के बीच में अनावश्यक प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिलती है। साथ ही लोक लुभावन की जो नीतियाँ हैं उनको भी अपनाया जाता है। राइट, देखिए यहाँ पर हमने समस्या डिस्कस कर ली, लेकिन इसके साथ ही अगर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं तो हम उनको भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों ही पक्ष हमको मेंशन करने हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? ज़्यादा पार्टीज़ होंगी तो ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं पॉलिटिक्स में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। और डेमोक्रेसी में क्या होता है
डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकेंगे, गवर्नमेंट में आ सकेंगे, तो ज़्यादा लोगों को वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को स्टैब्लिश करने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है, राइट। तो इस तरह से ये एक बेनिफिट भी हुआ। और जो रीजन से संबंधित, अगर किसी पर्टिकुलर रीजनल पार्टी है तो उस रीजन से संबंधित जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको ये उठा सकते हैं, उनको सॉल्व करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इनके बेनिफिट्स को भी हमको मेंशन करना है। अब उसके बाद बिहार के संदर्भ में हमसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं। कहा गया है कि इस तथ्य को हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना है। बिहार में कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको वो कौन कौन सी हो गई हैं? एक राजद हो गया है, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं ये बिहार में है। थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में बता भी सकते हैं। जैसे जो ये राष्ट्रीय जनता दल है, ये पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, और इसको लालू प्रसाद यादव के द्वारा 1997 में बनाया गया था। और थोड़ा सा और इसके बारे में बता सकते हैं आप, वरना दूसरे में आते हैं हम, जनता दल यूनाइटेड। ये जो है ये एक लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और इस समय इसके सबसे जो बड़े नेता हैं वो हो जाएंगे हमारे नीतीश यादव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी आपको पता ही है। लोक जनशक्ति पार्टी भी है एक, इसको 2000 में फाउंड किया गया था, और इसको हेड किया था, इसके जो फाउंडर थे वो थे रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ पार्टीज़ हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। और एंड में आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ से, जैसे कि नेशनलिज्म हर्ट होता है, करप्शन बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है ज़्यादा, इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों का। तो कोई भी अगर हमें आंसर एंड करना है तो हमें वो बैलेंस्ड वे में आंसर को एंड करना है, और उसको हम थोड़ा बता दें कि एक बैलेंस पॉलिसी अगर अपनाई जाए, बैलेंस चीज़ें रहें, तो वो बेटर हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड को आप वे फॉरवर्ड करके या एंड में इस तरह से कंक्लूड करके कि बैलेंस्ड रहे अगर सिस्टम में, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से हमको इसको एक अभिशाप पूरी तरह से नहीं कह देना है, कह देना है कि कई इसमें खामियां रहती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत नहीं है, राइट। यदि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जनता के हित में करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करें, तो ये वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने में सहायक हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी एक दो लाइन्स ऐड करके आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की हमको व्याख्या करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करना है WTO की भूमिका का वर्णन देना है। तो भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है, और WTO कब स्टैब्लिश हुआ है? 1995 में स्टैब्लिश हुआ है। इससे पहले 1948 में अगर हम देखें तो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1986 से 1994 तक उरुग्वे राउंड पे नेगोशिएशंस चले, और अंत में 1995 में स्थापना हुई WTO की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया है। तो ये भारत जो है 1995 से ही इसका सदस्य रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि व्यापार उद्योग को सुचारू, निष्पक्ष, स्वतंत्र बनाने में और पूर्वानुमान लगाने में ये मदद करता है। और WTO भी सदस्य राष्ट्रों के बीच में व्यापार विवादों को हल करने की कोशिश करता है। साथ में ही इसके तहत हस्ताक्षर जो विभिन्न समझौते हैं उनके लिए, उसमें भारत के लिए कई निहितार्थ भी हैं। देखिए, भारत के इकोनॉमी के संबंध में हम देख लेते हैं। तो एक समझौता किया गया है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि इसको ट्रिम भी कहते हैं, TRIM, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। तो ये जो ट्रिम समझौता है, इसके माध्यम से जो होस्ट कंट्री है, यानी कि जो देश है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कि देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और देश के बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें जो ये देश है वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। फिर दूसरा आता है व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको ट्रिप्स भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो भी इंटेलेक्चुअल राइट्स होती हैं उनका इलीगल यूज़ ना हो सके, ये भी WTO सुनिश्चित करता है, और इंडिया को भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। कृषि पर समझौते पर भी यहाँ पर ये WTO एक अहम भूमिका निभाता है। इसके द्वारा कृषि के लिए मार्केट एक्सेस की बात की जाती है, और जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं उनको कम करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही एक और समझौता है रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये प्रयास किए जाते हैं
ये सारे समझौते किए गए हैं WTO के द्वारा। इसके साथ ही अन्य समझौतों में मार्केट तक पहुंच, सुरक्षा उपाय, डंपिंग ड्यूटी पर भी समझौते शामिल हैं। और WTO का जो ढांचा है, इसके भीतर जो बदलते बहुपक्षीय व्यापार हैं, इसमें अनुशासन के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव आए हैं और इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो WTO के कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन कुछ इसके बेनिफिट्स बहुत सारे देखने को मिले हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इंडिया की भी ग्रोथ हुई है, और जो विश्व व्यापार है उसको बढ़ावा मिला है। उसमें जो भी डिस्प्यूट्स रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, उनको ईजिली सेटल किया जा सका है। इंटरनेशनल लेवल पर हमको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली है। फ्री ट्रेड जो है उसको बढ़ावा मिला है। कंपनीज़ को ग्रेटर एक्सेस हुई है। कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से ही हम देखते हैं WTO की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और काफ़ी फ़ायदे भी रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। और हम कंक्लूजन में लिखेंगे तो कंक्लूजन हमारा हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस किया है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसके चलते, और इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि WTO इम्पार्शियल होकर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के साथ बेहतर और इक्विवेलेंट व्यवहार करे, जिससे और ऐसे ही कंट्रीज और डेवलप कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड करेंगे। फिर हम देखते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का हमको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा क्या है ये देख लेते हैं। FAO, तो FAO के हिसाब से खाद्य सुरक्षा को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें जितने भी लोग हैं सभी के पास स्वस्थ और सक्रिय जीवन को बनाए रखने के लिए हर समय सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। तो ऐसी स्थिति जिसमें सभी लोगों के पास स्वस्थ और सक्रिय जीवन को बनाए रखने के लिए हर समय सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हो, ऐसा FAO के द्वारा डिफाइन किया गया है खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को। तो इसको पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, इसका हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो पहले तो आवश्यकता देख लेते हैं। किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यकता होगी खाद्य सुरक्षा की? सबसे पहला पॉइंट हो जाता है पॉपुलेशन, और इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा हो। भोजन की जो उपलब्धता है वो कम है, खाने तक जो लोगों की पहुंच है वो भी कम है, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी भी देखने को मिलती है, और देश भर में खाद्यान्न का असमान वितरण है। देखिए, हालांकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, लेकिन इसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, सभी लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती है। ये सारे कारण हैं कि बहुत आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा को इंडिया में भी मेंटेन किया जाए। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे मेंटेन किया जाए इसको? हम उत्पादकता को और बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं, और विभिन्न नस्ल और किस्म यानी कि विभिन्न जो ब्रीड्स और वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप करें जो लंबे समय तक चल सके। भोजन को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में यदि भोजन बर्बाद हो जाता है तो रिजल्टेंटली लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता। और जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो उत्पादकता है उसमें भी परिवर्तन आया है और उत्पादकता घटी है। इससे भी निपटने के हमें उपाय करने चाहिए। मिट्टी की उर्वरता में सुधार करें, जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम मिक्स्ड क्रॉप्स और अलग अलग विधियों को, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन विधियों को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ सके। सुरक्षित खाद्य आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने के हमें प्रयास करने होंगे। तो सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में आबादी हमारे यहाँ कुपोषित है और उसका कम वजन है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके सामने आप करंट अफेयर्स में रिपोर्ट पढ़ते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं कि इतनी % आबादी कुपोषित है, जो भी रीसेंट हो। इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ कि जो भी आप करंट अफेयर्स में रीसेंट पढ़ें उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आप अपने करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन में थोड़े पॉइंट्स ऐड कर दें तो वो आपके आंसर की वैल्यू को एनहांस कर देगा, राइट। तो इस तरह से जो फूड सिक्योरिटी है वो आवश्यक हो जाती है। ये सारे आवश्यकता के कारण हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये उसके लिए जो भी प्रयास या उपाय किए जा सकते हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं। तो हम एक थोड़ा सा डेटा देकर अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी देखने को मिलती है और वो कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या को
हल करने के लिए जल प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को हमें उदाहरण के साथ विवेचना करती है। तो इसमें भी जल आपूर्ति से संबंधित भी अगर हम इसमें लिख रहे हैं तो आप रिसेंटली कोई रिपोर्ट आई है, कोई डेटा आपको याद हो तो उसको मेंशन कर सकते हैं। आपको पता है कि भारत दुनिया के सबसे खराब राष्ट्रीय जल संकट से जूझ रहा है, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने भी कहा है। ठीक है, 50% से अधिक जो आबादी है इसके पास सुरक्षित पीने के पानी तक पहुंच नहीं है और सुरक्षित पानी की पहुंच के अभाव में हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं पानी की समस्या के कारण क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में खुद ही कहा गया है कि कई सारी नदियों का एक जाल है, फिर भी हम देखते हैं कि पेयजल की कमी है। ऐसा क्यों है? और इस समस्या को हमें हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहले तो समस्या के कारण देख लेते हैं। सबसे बड़ा एक कारण हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्षा का जो पैटर्न है वो बदल चुका है और साथ ही जो बांध है या अन्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनके निर्माण और सिंचाई के लिए पानी के मोड़ ने जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है। जो हम आर्टिफिशियल डैम्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहे हैं, इसकी वजह से नदियों का जो नॉर्मल फ्लो था वो डिस्टर्ब हो चुका है। साथ ही सिंचाई में भूजल दोहन, जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है और ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉयटेशन से शहरीकरण के परिणाम स्वरूप भी हुआ है। शहरीकरण बढ़ा है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट हुआ है। विविध भूगोल और जलवायु के साथ एक बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत में एक व्यापक जल नीति नहीं है, कोई प्रॉपर वाटर पॉलिसी नहीं है। एक ये भी अहम कारण है। और वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से पीने का पानी उपयुक्त रूप से नहीं मिल रहा है लोगों को। उचित अपशिष्ट जल उपचार का भी अभाव है, यानी कि प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी उपस्थित नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं जल संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, आप इजराइल का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपशिष्ट जल उपचार तकनीक यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और पीने का पानी भी उपलब्ध रह सकता है। और समुद्री जल का विलवलीकरण यानी कि डिसैलिनेशन करें, जो नमकीन पानी है उसके सैलिनिटी को कम करें जिससे वो पीने के योग्य बन सके। भूजल की उचित निगरानी के लिए AI का उपयोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सौर ऊर्जा संचालित जल निस्पंदन यानी कि वाटर फिल्ट्रेशन जैसी टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हम ऐसे प्रयास कर सकते हैं। साथ ही वाटर मीटर्स भी लगवा सकते हैं। स्मार्ट वाटर मीटर्स के माध्यम से हम वेस्टेज ऑफ वाटर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करके हम जो पेयजल है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है विद्युत खपत की बढ़ती मांग और लगातार घटते जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनके कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। तो यहाँ पर हमको बताना है इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में जो प्रदत्त माध्यम है इनका विस्तार से हमको वर्णन करना है। तो देख लेते हैं। कहा गया है, देखिए इंडिया एक बड़ा देश है और यहाँ पर विद्युत की मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपको पता है इंडिया बेसिकली अपनी ऊर्जा मांग के लिए कोयले पर निर्भर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोल पर डिपेंडेंसी है। ऊर्जा संकट के क्या कारण है उनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से पॉइंट्स। उचित प्रक्रिया का भी अभाव है और वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा होता है हम खुद ही अपने घरों से देख सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। पानी की मोटर चलती है तो पानी बहता रहता है और हम उसे बंद भी नहीं करते। हालांकि लोग जागरूक हो रहे हैं लेकिन ये सब बहुत बड़े रीजंस हैं और हमारे यहाँ ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जिसके चलते डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे रीजंस हैं ऊर्जा संकट के। ऊर्जा की भीषण मांग को दूर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या विकास हो सकते हैं, जैसे हम HCNG यानी कि हाइड्रोजन CNG का उपयोग कर सकते हैं, स्मार्ट ग्रिड्स का उपयोग कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये काफ़ी क्लीन एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर का हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और बड़े बड़े सोलर पावर इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकने में मदद मिल रही है। साथ ही ऊष्मा और बिजली उत्पादन के लिए बायोमास का भी यूज़ हो रहा है और जियोथर्मल एनर्जी का भी यूज़ हो रहा है। देखिए इसमें हम सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को घटाएं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर निर्भरता को बढ़ाएं और ये बहुत आवश्यक है एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमारी, और साथ ही इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाने में
ठीक है, तो इस तरह से 2 लाइन्स 3 लाइन्स को हम अपने आंसर में इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है वर्तमान सरकार विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहरों को विकसित करने की कोशिश कर रही है। स्मार्ट शहरों के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं और आदर्श स्मार्ट शहरों के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चंस में सिर्फ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अपने आंसर में सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है और पॉइंट्स को थोड़ा आप खुद एक्सप्लेन करके उन पॉइंट्स को और बढ़ा सकते हैं, साथ ही कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ये आंसर सिर्फ एक आइडिया देते हैं आपको कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ऐड करना है और किस तरह से हम आंसर लिखते हैं, क्योंकि कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में आंसर में हम डालेंगे क्या। तो उसका बेसिक एक आइडिया आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ भी आप अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपको कोई आंसर यहाँ पर रट के नहीं बैठ जाना है कि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन रिपीट होगा। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसलिए इसको अगर मैं पूरा एक पैराग्राफ में लिखूँगी और फिर आप उसको पढ़ें तो वो उतना यूज़फुल नहीं होगा। इसीलिए कुछ पॉइंट्स में अगर हम डिस्कस कर लें कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे जाते हैं और क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जाम में, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है, एक लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इंस्टेड कि मैं यहाँ पर आपको पैराग्राफ में बता दूँ, आप उसको 2-4 बार देख लें, तो वो उतना यूज़फुल नहीं होगा। सिर्फ पॉइंट्स में चीज़ों को समझने से हमें चीज़ें याद रहती हैं। देखिए, पॉइंट्स में लिखने से बस ये होता है कि हमें चीज़ें याद रहती हैं और इस तरह का अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो वैसे ही पॉइंट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं और लंबे समय तक हमें ये चीज़ें याद रह सकती हैं। यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख दूँ और आप उसको फिर ना समझें, वो बोरिंग हो जाए, तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें कि आपको वो लंबे समय तक याद रह सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो स्मार्ट सिटी एक ऐसा शहर है जहाँ भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण व्यापक सुधार हुआ है। स्मार्ट सिटी क्या होता है? जहाँ पर फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होता है। स्मार्ट सिटी में मुख्य बुनियादी ढांचे में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो स्मार्ट सिटी कब होगी? जब वहाँ पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति होगी, बिजली की आपूर्ति होगी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता भी होगी, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन होगा, यानी कि एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किफ़ायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन होगा, गुड गवर्नेंस, सुशासन होगा, नागरिक की सुरक्षा और संरक्षा होगी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा होगी। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होने चाहिए एक स्मार्ट सिटी कब होगी, जब प्रॉपर आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, फैसिलिटी पानी जैसी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, सैनिटेशन हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, वहाँ पर आपके पास रहने के लिए जगह हो, डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हो, गुड गवर्नेंस हो, ठीक है। तो आप अपने से रिलेट करके इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ रटना नहीं है स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होगी? तो देखिए, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस, इसके तहत कहा भी जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी रहा है। तो ऐसे अगर आपको कोई स्लोगन याद आता है तो आप उसको अपने आंसर में ऐड कर दीजिए, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा ई गवर्नेंस लिख कर और फिर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं वो हमको डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। जैसे आपको पासपोर्ट की सुविधा मिल सकती है, आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें और आपको घर में वो चीज़ें मिल जाएँ। तो ई गवर्नेंस का प्रयोग अपने आप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर सार्वजनिक सेवाएं वही ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आ जाएंगी। जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो हमें घर बैठे मुहैया हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है आदर्श स्मार्ट सिटी में। भूस्तात्विक तकनीक यानी कि जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, इन सब में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आदर्श स्मार्ट शहर की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रैफिक हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बेटर हो सकता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए अगर हम ऑनलाइन सुविधाएं हमारे सामने होंगी तो कनेक्टिविटी बेटर होगी लोगों के बीच में, और जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ता है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। ईजिली ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था हो और रियल टाइम बस रूट जो भी होगी, रूट्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, वो अवेलेबल हों, सभी लोगों तक कनेक्टिविटी हो प्रॉपर। साथ ही
पब्लिक सर्विसेज का मैंने आपको बता दिया है। सेंसर्स लगे हों जगह जगह पर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि जैसे कार्स वगैरह से अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और वो बेटर काम कर सकती हैं। अपने घरों से ट्रैफिक लाइट्स को, सॉरी, अपने घरों से कार्स को कनेक्ट कर दें अगर हम, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी वो नहीं वेस्ट होगी। इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। आप थोड़े से साइंस के और एग्जांपल्स दे सकते हैं। मशीन टू मशीन लर्निंग में स्मार्ट स्टोर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, राइट। सेंसर्स का प्रयोग कर सकते हैं हम, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ट्रैफिक लाइट्स जो है इनमें सेंसर्स का प्रयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, घर में अगर इलेक्ट्रिक जो भी बल्ब्स वगैरह हैं, लाइट्स हैं, इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से प्रयोग करें तो हम इनको अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अयोजना के परिणाम स्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरों पर चर्चा करनी है और इस समस्या को देश किस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी की मदद से दूर कर सकता है, विस्तार से बताइए। देखिए, विज्ञान और तकनीक का कोई भी क्वेश्चन आए तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे एआई को आप मेंशन कर दीजिए वहाँ पर, और आप साथ में मेंशन कर दीजिए जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा सा आप याद रखिए और उन्हीं से कुछ पॉइंट्स बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ अगर आपको साइंस के बेसिक टर्म्स याद होंगे तो आप उससे अपने आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लर्न करने के लिए ऐसे बताया है आपको कि आप इजीली ऐसी चीज़ों को अगर याद रखें तो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके अपने आंसर को बेटर बना सकते हैं। वरना कई बार हम याद नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी तो आपको जो जो पॉइंट्स, जो जो चीज़ें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होंगी वो लिखना होगा। देख लेते हैं फिलहाल अपना क्वेश्चन। देखिए, अपशिष्ट कहा गया है। अपशिष्ट एक अवांछित और अनुपयोगी सामग्री है, यानी कि वेस्ट की बात हो रही है। ऑब्वियसली एक अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल होता है और इसे एक ऐसे पदार्थ के रूप में माना जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेस्ट के बारे में बता दिया। अब विभिन्न प्रकार के कौन कौन से वेस्ट, देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो अपने आप ही छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में बट जाता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन प्लास्टिक वेस्ट जो है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में उभरा है आजकल, और तभी हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन भी कर चुके हैं इंडिया में। ये लगभग कहा जाता है कि ये 150 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस होता है और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, और ये बहुत ही बड़ा पोल्यूशन का भी कारण है और इससे मरीन पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो समुद्र हैं वहाँ पर ये प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। धातु अपशिष्ट यानी कि जो मेटल वेस्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वेस्ट का हिस्सा बनता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वेस्ट आ जाते हैं, जो भी हमारे मेटल से रिलेटेड निकलते हैं। ब्रोकन जो मेटल कबर्ड्स हो जाएंगे, फर्नीचर हो जाएंगे, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी, इससे भी हार्मफुल पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि हो जाएगा हमारा मरकरी वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है, जैसे कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, फैक्स मशीन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और ये जब बेकार हो जाते हैं तो इनसे निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। तो इसका भी फिर से रीयूज़ करना या इसका भी प्रबंधन करना एक समस्या के रूप में है। बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल्स वगैरह से जो वेस्ट निकलता है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। अब इसमें क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका हो सकती है। देखिए, कुछ मैंने आपको बताया, जैसे सेंसर्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं जब भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित पूछा जाए। तो सेंसर आधारित अपशिष्ट संग्रह करें, वेस्ट कलेक्शन करें, ताकि कि जो वेस्ट है हमारा वो ज़्यादा इधर उधर ना फैला रहे और एक तरह से हम आसानी से उसको संग्रहित कर सकें। जीपीएस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी वेस्ट कलेक्शन में हेल्प करेगा कि जहाँ भी वेस्ट है कलेक्ट कर सकें हम उसको ईजिली। सेंसर आधारित छटाई कर सकते हैं कि कौन सा उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, कौन सा उसमें बायोमेडिकल वेस्ट है। अगर हम उसको ईजिली अलग अलग कर सकें तो हम उसका प्रबंधन भी प्रॉपर कर सकते हैं। प्रदूषण सेंसर भी है कभी, जैसे कि पोल्यूशन सेंसर्स, इससे हमें लैंडफिल्स वगैरह में जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाना है जिससे पोल्यूशन हम कम कर सकें, उनको भी वैसे भी उपयोग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना बढ़े और इजीली वेस्ट को मैनेज किया जा सके। एनालिटिक्स बेस्ड लैंडफिल मैनेजमेंट,
इसके माध्यम से क्या होगा, एक्यूरेट वेस्ट जनरेशन और कलेक्शन का प्रोजेक्शन हम लगा सकते हैं और प्रॉपर उसका स्मार्ट लैंडफिल मैनेजमेंट कर सकते हैं। रासायनिक उपचार के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रित करें, फिर से उसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल किया जा सके ताकि उसका दोबारा यूज़ हो सके। और उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट उत्पन्न हुआ है उससे हम एनर्जी जनरेट भी कर सकते हैं। इन माध्यमों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, इसके द्वारा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है। कुछ हम चीज़ें और देख सकते हैं कुछ और जगह भी, जैसे ये हो गया हमारा जियोस्पैटियल डैशबोर्ड। इसके माध्यम से क्या होगा कि हम जो भी बिन के लोकेशंस हैं उनको देख सकते हैं, लैंडफिल के जो लोकेशंस हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट एसेट्स हैं उनको मैप कर सकते हैं, उनकी मैपिंग कर सकते हैं। इससे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड कमांड और ऑपरेशन सेंटर बना सकते हैं जिससे जो भी चीज़ों का मॉनिटरिंग है वो ईजी हो सके, रियल टाइम में चीज़ों को कर सकें। और सिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिससे कि जो भी सिटीज़ हैं उनको हम इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकें कि कौन सी सिटी कैसे वर्क कर रही है, राइट। और साथ में हम असेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को भी यूज़ कर सकते हैं और वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं कि जो भी एसोसिएटेड उससे डेटा है, उससे प्रोसेसेस जो भी हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इन सबको प्रॉपर अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्न करते हैं तो मैनेजमेंट उसको बेहतर किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को हम एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में साइंस और तकनीक की भूमिका। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। हमने इसमें पॉइंट्स ही बेसिकली डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। और ये हमारे एक बेसिक आपको आइडिया देने के लिए है सारे आंसर्स। इसमें आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी डेटा आपको सही लगे। और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।